हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संजय सर क्लास के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग चालू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स का पहला अध्याय स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी को दो अध्यायों में बांटा गया है। पहला अध्याय है स्थिर विद्युत एवं विद्युत क्षेत्र और दूसरा अध्याय है विद्युत विभव, विभवांतर एवं संधारित्र। हम अभी पहले अध्याय को स्टार्ट करते हैं, स्थिर विद्युत एवं विद्युत क्षेत्र। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज के इन पांचों टॉपिक्स को। आवेश, आवेश की संकल्पना, आवेश का प्रकार, आवेश अचल होता है तो क्यों होता है, और आवेश का मात्रा। स्थिर विद्युतिकी को हम जब तक अध्ययन करेंगे, आवेश क्या रहेगा, इसमें स्थिर रहेगा, सोया हुआ रहेगा, सुप्तावस्था में रहेगा, नियत रहेगा, चलायमान नहीं होगा। अर्थात आवेश के स्थिर अवस्था का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। इस अध्याय को जब तक हम पढ़ेंगे, इन दोनों अध्यायों तक आवेश जो होगा वो क्या होगा, स्थिर रहेगा, गतिमान नहीं होगा। ठीक है, आते हैं पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है क्या, आवेश। और आवेश को समझने के लिए हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पे, किस पे, द्रव्यमान पे। स्टूडेंट, द्रव्यमान के बारे में हम लोग कक्षा 11वीं फिजिक्स में पढ़े हुए हैं। दोबारा इसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। हमारे पास क्या है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान है तो हम क्या करते हैं, एक विशेष बल का अनुभव करते हैं। कौन से बल का अनुभव करते हैं, क्या कहते हैं उस बल को, उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण लगता है, ये इस द्रव्यमान के कारण। मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक है वो उतना ही ज्यादा इस गुरुत्वाकर्षण बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। मतलब इस बल, हम यदि गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं तो उसका वजह क्या है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है ये द्रव्यमान। तो पृथ्वी के पास ऐसा क्या है जिसके कारण वह गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, तो उसका भी उत्तर मिलेगा ये द्रव्यमान। पृथ्वी का क्या होता है, अपना द्रव्यमान होता है, और अपने उसी द्रव्यमान के कारण पृथ्वी हम पर क्या लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। मतलब द्रव्यमान क्या हुआ, द्रव्यमान एक ऐसा फैक्टर हुआ जिसके कारण हम गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हैं और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। तो द्रव्यमान को हम क्या, कैसे परिभाषित करेंगे, द्रव्यमान किसी भी वस्तु का वह भौतिक गुण धर्म है जिसकी वजह से वह गुरुत्वाकर्षण बल लगाता भी है और उसका अनुभव भी करता है। ठीक इसी प्रकार होता है आवेश। आवेश क्या करता है, आवेश भी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगाता है। विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र। आवेश जो होता है, जैसे ये गुरुत्वाकर्षण बल लगाया और उसका अनुभव किया, उसी प्रकार आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी करता है और इसके प्रभावों का अनुभव भी करता है। ठीक है, तो हम आवेश का फिर परिभाषा क्या दे सकते हैं, आवेश का फिर परिभाषा हो जाएगा, ये हो गया इसका परिभाषा आवेश का, कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण धर्म है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों का अनुभव करता है। ठीक है, अब ये तो हुआ आवेश का परिभाषा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन ये आवेश कहाँ से आता है, आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है, आवेश बनता कैसे है, आवेश का निर्माण कैसे होता है। यदि इसके संकल्पना पर जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, हम लेते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। ठीक है, इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कितना होगा, 281। ठीक है,
इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 हैं। और प्रोटॉन कितना है? ये भी 11 है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है। ठीक है, दोनों क्या है? 11 11 की संख्या में है। अब जब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और बाह्य कक्ष में अष्टक पूरा होने पर उसको क्या माना जाता है? स्थायी माना जाता है। अभी इसका अष्टक पूरा नहीं है। और जब अष्टक पूरा नहीं है तो अष्टक को पूरा करने के लिए ये क्या कर सकता है? या तो एक इलेक्ट्रॉन को दे सकता है या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बाह्य कक्ष में कितना बचेगा? 8 बचेगा। 7 ले लेगा तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करे? त्याग करे, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अभी नहीं है तो इसको 7 ग्रहण करना 1 देने की अपेक्षा ज्यादा कठिन है। क्यों? 7 लेना पड़ेगा और 7 लेना 1 देने की अपेक्षा कठिन है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? हानि होगी। इलेक्ट्रॉन की जब हानि होगी तो अब इलेक्ट्रॉन कितना बचा? अब इलेक्ट्रॉन बचेगा कितना? 10। और प्रोटॉन कितना बचेगा? प्रोटॉन तो जा नहीं रहा है, तो प्रोटॉन कितना हुआ? 11 ही तो रहेगा। ठीक है, अब इस स्थिति में इसके पास क्या हुआ? इन दोनों में प्रोटॉन की संख्या क्या हुई? अधिक हुई। कितनी? 1 अधिक हुई। प्रोटॉन क्या है? धनावेश है, तो इस पे धन चार्ज है। मतलब अब सोडियम क्या हो गया? सोडियम क्या हो गया? एक धनावेश। इसके ऊपर एक धन चार्ज चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक धन क्या है? अधिक है, तो ये क्या हो गया? धनावेशित हो गया। कौन धनावेशित हो गया? सोडियम। अब कितना आवेश? एक आवेश से। ठीक है, अब इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा क्या? क्लोरीन एक उदाहरण लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, कितना आएगा? 2 8 7। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17 हैं। और प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन भी क्या है? 17 है। अब इसके भी बाह्य कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। और 7 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक तो पूरा है नहीं। जब अष्टक पूरा नहीं है तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। अब 7 क्योंकि संख्या क्या है? ज्यादा है, तो 7 त्यागना थोड़ा सा तो मुश्किल काम है ना, एक इलेक्ट्रॉन लेने की अपेक्षा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? 17 और 1 18 हो गए। प्रोटॉन कितना है? अभी भी इसके पास प्रोटॉन तो 17 ही है। दोनों मिला के एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इसमें ज्यादा हुआ। कौन ज्यादा हुआ? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या आवेश है? माइनस, इसलिए मैंने माइनस लिखा है। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहाँ पे एक धनावेश ज्यादा हुआ, यहाँ पे एक ऋण आवेश ज्यादा हुआ। अब जब ऋण आवेश होगा तो क्लोरीन पे क्या हो जाएगा? एक ऋण चार्ज हो जाएगा। क्लोरीन पर एक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो क्या हुआ? धनावेश होता है। जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो क्या आवेश उत्पन्न होता है? ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ये है क्या? इलेक्ट्रॉन की संकल्पना, आवेश की संकल्पना। आवेश कैसे उत्पन्न होता है? आवेश इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण या हानि के कारण उत्पन्न होता है। जब इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धनावेश उत्पन्न होता है। और जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पे ही क्यों दी गई? इसमें तो प्रोटॉन भी है, तो प्रोटॉन के आधार पे भी तो दिया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दिया गया?
इसका कारण होता है कि इस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है इसकी अपेक्षा, किसकी, प्रोटॉन की अपेक्षा बहुत कम होता है। मतलब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की अपेक्षा 1837 गुना होता है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, और ये मास ऑफ प्रोटॉन हुआ। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की अपेक्षा 1837 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जब इसका वजन ज्यादा है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा इस पे ज्यादा कार्य भी तो करना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा की खपत होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। एक और भी कारण है, क्या, प्रोटॉन कहाँ पे होता है, नाभिक में होता है, नाभिक के अंदर में होता है। और नाभिक के अंदर एक बहुत ही प्रबल और खतरनाक बल काम करता है। कौन सा बल है वो, नाभिकीय बल। नाभिक के अंदर है प्रोटॉन, तो उनके अंदर उनके प्रोटॉनों के बीच में क्या काम करेगा, प्रबल नाभिकीय बल कार्य करेगा। इसलिए उसका त्याग करना या उसको ग्रहण करना आसान काम नहीं होता है। इसलिए आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। क्लियर हुआ? लिख लेते हैं इसको, संकल्पना को। ये हो गया आवेश की संकल्पना, जो किसके आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यहाँ कमी हो रहा है, हानि हो रहा है, तो इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ, धनावेश उत्पन्न हुआ। और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो क्या उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, आवेश के प्रकार। ठीक है, इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर फोटो खींच लीजिए इसका। चलो अब लेते हैं तीसरे पॉइंट को, आवेश का प्रकार। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की हानि होने पर धनावेश उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। मतलब आवेश कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के हुए, एक धनावेश हुआ और एक ऋण आवेश हुआ। आवेश के कितने प्रकार हुए, दो प्रकार, एक हुआ धनावेश और दूसरा हुआ क्या, ऋणावेश। ठीक है, अब इन धनावेश और ऋणावेशों का गुण क्या है इसके बारे में देखें। एक किसी भी स्टैंड से हम क्या करते हैं, एक कोई वस्तु लटका देते हैं इसे, ठीक है, और इस वस्तु पर क्या है, धन आवेश है। इस वस्तु पर क्या है, धन आवेश है। इसके नजदीक में हम एक ऐसा क्षण ले जाते हैं, इसके नजदीक में हम क्या करते हैं, एक ऐसा क्षण ले जाते हैं जिस पर क्या हो, धन आवेश हो। जब इस क्षण को इस क्षण के नजदीक में लाते हैं, दोनों क्षणों पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है। जब हम इसको इसके नजदीक लाते हैं तो ये क्षण क्या होता है, जो स्टैंड से लटका हुआ वो क्या होता है, ऐसे घूम जाता है, उधर घूम जाता है। मतलब ये क्या होता है, इधर से दूर जाता है और ये वाला क्षण भी दूर ही हटता है। एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, प्रतिकर्षित बल लगाते हैं। जब हम ऐसे नजदीक लाते हैं तो ये दूर जाने लगते हैं, ये नजदीक नहीं आते हैं बल्कि एक दूसरे से ऐसे दूर हटते हैं, एक दूसरे से ऐसे दूर हटते हैं। और दूर हटते हैं तो ऐसा होता क्यों है, इन दोनों पर समान आवेश है, और समान आवेश जब होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सजातीय आवेश। ठीक है, समान है, दोनों पर धन धन है, मतलब सजातीय है। अब दूसरा प्रयोग एक और करते हैं तो देखते हैं कि ये स्टैंड है जिस पर क्या है, ये क्षण लटकाया गया है। ठीक है, इस क्षण पर अब क्या है, ऋण आवेश है। ठीक, एक दूसरा क्षण इसके नजदीक लाते हैं जिस पर क्या है, इस पे भी क्या है, ऋण आवेश है ऐसे। ठीक है, दोनों पर क्या है, ऋण आवेश है।
अब जब दोनों पर ऋण आवेश है, दोनों को नजदीक लाते हैं, तो फिर अभी देखते हैं कि ये वाला जो क्षण है ऐसे फिर से घूम जाता है। फिर से घूम जाता है मतलब ये इससे दूर जाता है, ये भी इससे दूर आता है। अभी भी दोनों पर क्या है? समान आवेश है। दोनों पर आवेश कैसा है? सजातीय है। दोनों पर आवेश क्या है? सजातीय है। अभी भी एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं? ऐसे नजदीक ना आके एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। फिर एक और प्रयोग करते हैं। ये स्टैंड ही है जिस पर हम एक क्षण लटकाते हैं ऐसे, ठीक है। इस पर क्या है? धन आवेश है, ठीक। अब इसके नजदीक में एक दूसरा क्षण लाते हैं ऐसा जिस पर क्या है? ऋण आवेश है। अब कैसा है दोनों पर? इस पर धन है, इस पर ऋण है। दोनों पर क्या है? अलग अलग आवेश है। और जब ऐसे देखते हैं तो क्या होता है? ये अब ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं? ये नजदीक जाते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और जब एक दूसरे को आकर्षित किए, अभी इनमें कौन सा आवेश है? अलग अलग है। अलग अलग है तो इसको बोलते हैं क्या? विजातीय। समान हुए तो सजातीय, अलग अलग हुए तो क्या हुए? विजातीय हुए। हमने क्या देखा कि जब सजातीय आवेश है तो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? दूर हट रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। जब विजातीय आवेश हुआ तो क्या हुआ? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब जब दोनों पर क्या हो? समान हो, धन धन या ऋण ऋण, तो ये कौन सा आवेश हुआ? सजातीय हुआ। और जब सजातीय आवेश हुआ तो इनमें क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। जब सजातीय आवेश हुए तो क्या हुआ? प्रतिकर्षण हो रहा है। इसमें क्या है? यहाँ पे एक प्लस है, एक माइनस है, तो ये क्या हुआ? विजातीय हुआ। और जब विजातीय आवेश है तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये आकर्षण कर रहे हैं। एक दूसरे को ये क्या किए? आकर्षित किए हैं, ठीक है। अर्थात सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ये हुए आवेश के दोनों प्रकार, धन आवेश और ऋण आवेश। जब सजातीय होते हैं तो प्रतिकर्षण करते हैं, विजातीय होते हैं तो आकर्षण करते हैं। अब आते हैं आवेश अचर होता है तो क्यों होता है? अभी हमने देखा आवेश की संकल्पना जब दे रहे थे, आवेश की परिभाषा जब दे रहे थे, तो हमने आवेश की तुलना किससे की थी? द्रव्यमान से की थी। और द्रव्यमान से ही तुलना जब करते हैं तो अपने को ये मिलता है कि ये मान लेते हैं कोई m0 द्रव्यमान, m0 द्रव्यमान का कोई वस्तु है। ये जब वेग करता है, किस वेग से क्या कर रहा है? ये गतिमान है। जैसे जैसे इसका वेग बढ़ेगा, इसके द्रव्यमान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे जैसे वेग बढ़ता है वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? कम होने लगता है। द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन होता है तो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, ठीक है। और इसको दर्शाने के लिए कि द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होता है, इसके लिए एक सूत्र दिया गया। द्रव्यमान में परिवर्तन यदि डेल एम होता है तो इसका सूत्र होता है m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। m0 क्या है? m0 है वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान जो ये था। v क्या है? वेग है। और c क्या है? ये है प्रकाश का वेग, ठीक है। ये क्या है? प्रकाश का वेग। इस सूत्र के अनुसार द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होता है ये हम ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? अपने को वस्तु का द्रव्यमान मालूम है, रख देंगे यहाँ। प्रकाश का वेग भी फिक्स है, उसको भी रख देंगे। अब वेग कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, वो उसके अनुसार यहाँ रखेंगे तो हमको द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होता है ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि कोई Q आवेश का वस्तु है, ये मान लेते हैं कि कोई Q आवेश का एक वस्तु है जो अगर v वेग से गतिमान है, v वेग से गतिशील है, तो इसके आवेश में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई
Q आवेश का कोई वस्तु है, यदि उस पर Q चार्ज है, Q0 Q0 चार्ज है, तो उसको हम किसी भी वेग से गतिमान करेंगे, किसी भी वेग से ये गति करेगा, इसके वेग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है आवेश क्या होता है, अचर होता है। क्लियर है? फिर से एक बार, द्रव्यमान m0 द्रव्यमान का यदि कोई वस्तु है, यदि वो v वेग से गतिशील है, तो उसके द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। द्रव्यमान में परिवर्तन होता कितना है, इसके लिए ये सूत्र है कि डेल m इक्वल टू m0 बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। m0 क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, v क्या है, वस्तु का वेग है, c क्या है, प्रकाश का वेग है। लेकिन जब Q0 आवेश का कोई वस्तु गति करता है तो उसके आवेश में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आवेश जो होता है वो क्या होता है, अचर होता है, वो वेग पे किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं करता है। क्लियर है स्टूडेंट? अब है अगला पॉइंट, आवेश का मात्रक। इसका सफाई अभियान कर देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो अब लेते हैं आवेश का मात्रक। आवेश के मात्रक को लेने के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा है, विद्युत धारा, कक्षा 10वीं से पढ़े हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश बटे क्या होता है, समय। समय का इधर गुणा कर देंगे तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुणा समय। ठीक है, अब आवेश का मात्रक लिखेंगे। आवेश का मात्रक बराबर क्या होगा, विद्युत धारा का मात्रक गुणे समय का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, हमने पढ़ा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, गुणा समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, मतलब आवेश का एक मात्रक क्या मिलेगा, एम्पियर गुणे सेकेंड, और एम्पियर गुणे सेकेंड को सम्मिलित रूप से बोलते हैं क्या, कूलाम। क्या बोलते हैं, कूलाम। मतलब आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। ये किस पद्धति में है, एसआई पद्धति में। हम लोग जानते हैं मात्रक को लिखने के लिए हम पद्धति क्या उपयोग करते हैं, एसआई पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, इनका उपयोग करते हैं। तो ये एसआई पद्धति को ही सर्वमान्य किया जाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, इसी को लिया जाता है। और सीजीएस पद्धति में जब हम इसका मात्रक लेते हैं, सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है स्थैत कूलाम। स्थैत कूलाम। ठीक है, सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, स्थैत कूलाम। और एक कूलाम बराबर होता है, जब लिखेंगे एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10 का घात 9 स्थैत कूलाम। ये होता है एक कूलाम का मान। मतलब एसआई पद्धति को जब सीजीएस पद्धति में हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसमें 3 गुणे 10 का घात 9 का हमको गुणा करना पड़ेगा। एक आवेश का बहुत बड़ा मात्रक फैराड भी होता है, जिसको सबसे बड़ा मात्रक भी बोलते हैं। सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा, बराबर फैराड होता है। ठीक है, आवेश का एक और मात्रक होता है फैराड, जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और एक फैराड बराबर होता है 96,600 कूलम। ठीक है, एक फैराड का जो मान होता है वो कितना होता है, 96,600 कूलम। अब आप कल्पना कीजिए कि फैराड का मान कितना बड़ा होता है। ठीक है, ये हुआ आवेश का मात्रक।
हम लोगों ने आज क्या क्या कवर किया? आवेश कवर किया। आवेश का परिभाषा क्या हुआ? आवेश, ठीक है, ये हो गया क्या? आवेश की परिभाषा। आवेश की संकल्पना क्या होती है? आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। ठीक है, आवेश का प्रकार धनावेश और ऋणावेश। आवेश फिर अचल होता है। इसके बाद ये हो गया क्या? आवेश के मात्रक। ठीक है, एक बार फिर से अगर रिवाइज करें तो क्या मिलेगा? आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसके प्रभावों का अनुभव करता है। फिर आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। इलेक्ट्रॉन में जब कमी होती है तो उस पर धनावेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन की जब वृद्धि होती है तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी गई? इसलिए क्योंकि प्रोटॉन का मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 1837 गुना अधिक होता है। साथ ही साथ प्रोटॉन नाभिक में होता है जिसपे प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। फिर आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। दो सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और दो विजातीय आवेशों में हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। आवेश अचल होता है इसलिए क्योंकि आवेश के वेग में कितना भी परिवर्तन हम कर लें, कितना भी आवेश को हम भगा लें, उसमें किसी भी प्रकार का आवेश में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए आवेश क्या होता है? अचल होता है। आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में कूलाम होता है, सीजीएस पद्धति में स्थिर कूलाम होता है। 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10⁹ स्थिर कूलाम होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है जिसका मान 96,600 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।